हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स पर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के बारे में। उसमें हमने बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन के बारे में बताया था। उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन के डिफिनीशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन बताया गया था कि हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखा था। नॉर्मल बीपी, प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट कब है, स्टेज सेकेंड कब होगा, टाइप्स एंड कॉज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में हमने देखा था। उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, उसमें जेनेटिक लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, टोबैको, ये सब के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पूरा अच्छे से बताया था। उसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, वो किस आइडेंटिफाइड कॉज के कारण होता है और अननोन कॉज के कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों होता है, इस सब के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने भी उस वीडियो में बताया था। अगर अभी तक आपने उसने वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आज के वीडियो में दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, कि हाई ब्लड प्रेशर का पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकता है। और उसके बाद से देखेंगे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे हम लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। उसके बाद से कॉम्प्लिकेशन इसका क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इस सब के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। हाइपरटेंशन के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर के बारे में बताया था। उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन में बताया था हम लोगों ने कि लाइफ स्टाइल क्या है, जेनेटिक लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, ओरल कंट्रासेप्टिक कोई टिप्स मतलब मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, उसके वजह से स्लीप एपनिया डिसऑर्डर है। इन सब के कारण जो रिस्क फैक्टर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर है, उसी को क्या बोला जाता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल, उसी के वजह से, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है, चेंज इन आर्ट्रियोलर बेड। आर्ट्रियोलर बेड का मतलब क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आर्टरी का जो वाल होता है, उसके लाइनिंग में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। एंड साथ में इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस के मतलब होता है ब्लड वेसल में क्या होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन होने की क्या होता है, उसका ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, उसी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा क्या होता है, हमारा हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज करने के कारण इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट है जो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाता है। ये फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। और नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसमें बताया गया है कि डिक्रीज, दूसरा क्या होता है कि डिक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ द ऑर्गन। उसमें क्या हो, दूसरा ब्लड इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, उसमें दूसरा फैक्टर में क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, ऑर्गन में जो ऑर्गन होता है, जैसे किडनी हुआ, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको क्या होता है, अगर ब्लड फ्लो की जरूरत होती है, उसमें जितना सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उतना नहीं मिल पाता। उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज फ्लो ऑफ द ऑर्गन हो जाता है। वो ऑर्गन डिक्रीज फ्लो होता है तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में किडनी पे इफेक्ट करता है। उसमें किडनी में क्या करता है, किडनी में डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन का सिक्रेशन, जक्स्टाग्लोमेरुलर से जेजी सेल्स जो होता है रेनिन का सिक्रेशन करता है। इस रेनिन के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, रेनिन के सिक्रेशन की वजह से, एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ, जेजी सेल्स, इसके ये क्या है, अगर जेजी सेल्स जो होता है, जेजी सेल्स क्या करता है, रेनिन का सिक्रेशन करता है। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजोन जो लीवर से, किससे सिक्रेशन होता है, बाय लीवर से जो इसका सिक्रेशन होता है,
लीवर से किसका सिक्रेशन होता है? एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। कौन? रेनिन एंजाइम। जस्टाग्लुग्नल सेल से जो रेनिन का सिक्रेशन करता है, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो क्या करता है, रेनिन एंजाइम के हेल्प से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में बाय द हेल्प ऑफ एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, लंग्स से सिक्रीट होता है। एंजियो ऐसी क्या होता है, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या करता है, हमारे फर्स्ट क्या करता है, ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि ब्लड वेसल जो होता है, ब्लड वेसल में क्या होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल नैरो हो जाता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा मेन क्या करता है, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या होता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। उसके एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन के इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, सोडियम का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। सोडियम का सिक्रेशन ज्यादा होता है, उसकी वजह से वाटर का भी सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सोडियम और वाटर का बैलेंस करके रखना होता है। अगर सोडियम का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि सोडियम को वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर का सिक्रेशन जब ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होता है, उसमें सोडियम का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। वाटर का सिक्रेशन ज्यादा होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण क्या करता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। या दूसरा सेकेंड, फर्स्ट क्या करता है कि ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, सेकेंड क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करता है, और थर्ड फैक्टर एंजियोटेंसिन क्या करता है, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड वेसल में रप्चर कर देता है। रप्चर करने की वजह से क्या होता है, वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से वहां पे क्या करता है कि उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, नए ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से वो भी क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। इसी को क्या करते हैं, हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। होपफुली पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हाँ, रास सिस्टम। और इसमें एक चीज हम बताना भूल गए, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो एल्डोस्टेरोन सिस्टम करता है, उसके वजह से क्या होता है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसके रास सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से सोडियम एंड वाटर का सिक्रेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग को लेना होगा, तो इस स्क्रीनशॉट के लिए हम थोड़ा सा 1 मिनट हम आप लोग का जुगाड़ लगा देते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, ये पैथोफिजियोलॉजी, इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। सेकेंडरी हाइपरटेंशन पिछले वीडियो में देखा था। ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटियोलॉजिकल फैक्टर पूरा अच्छे से है। स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले सकते हैं। लोग ले लिए होंगे एक स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करता है, बीपी इंक्रीज कर जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आज के वीडियो, हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में, इसी तरह रहने देते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई भी दे रहा है और सबको मालूम चले। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जनरली हाइपरटेंशन का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता। अगर प्रोलॉन्ग टर्म से ज्यादा लंबे समय से अगर हाइपरटेंशन है तो वो कुछ सिम्टम शो करता है। उसकी वजह से क्या होता है, सीवियर हेडेक हो जाता है। सीवियर हेडेक होगा, डिजीनेस हो जाएगा। डिजीनेस क्या मतलब होता है, चक्कर आना हो जाएगा, चक्कर आएगा। उसकी वजह से ब्लड विजन हो जाता है। ब्लड विजन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, वहां का रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से क्या हो जाता है, विजन क्या होता है, ब्लड हो जाता है। नोजिया एंड वोमिटिंग हो जाएगा। नोजिया वोमिटिंग के साथ साथ में फटीग एंड कंफ्यूजन हो जाएगा। थकावट होगी और कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन को क्या डिलीरियम भी बोलते हैं। इपिटेक्सिस क्या होता है, हमारे नोज में जो नर्व जो होता है, वहां का नर्व क्या होता है, डैमेज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या होता है, वहां का नर्व डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से क्या, नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग होने लगती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाता है। चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट क्या हो जाता है, इरेगुलर होता है। पेपिलोइडीमा का मतलब होता है हमारे आई के जो आई में क्या होता है, डिक्स होता है, आइरिस जो डिक्स होता है उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। ब्लड वेसल ज्यादा होने के कारण, हाइपरटेंशन की वजह से होने के कारण क्या होता है, पेपिलोइडीमा हो जाता है। ईयर नॉइज, कान में मतलब कुछ साउंड नॉइज टाइप का आने लगना, मतलब ईयर नॉइज होने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि हाँ इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर होने की वजह से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाता है। इसमें क्या होता है, हार्ट वेसल में क्या होता है, यहाँ का हार्ट अटैक में क्या होता है, सबसे पहले हार्ट अटैक देखते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, यहाँ का मसल जो होता है थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ट होने की वजह से होता है हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, यहाँ मसल प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ का मसल ब्लड वेसल्स जो होता है थिक हो जाता है। थिक हो जाने की वजह से यहाँ का मसल वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, होपफुली पूरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रोक्स क्या होता है, हमारे ब्रेन में नर्व और वेसल्स का सप्लाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से क्या होता है, वहाँ का मसल्स हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रोक आ जाता है। किडनी फेलियर हो जाता है। रेटिना क्या होता है, प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन होने की वजह से रेटिनोपैथी में क्या होता है, आंख में ब्लड विजन हो जाता है। आउट पाउचिंग ऑफ द आयोटा का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये होता है आयोटा के वाल में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से तो वह नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से क्या होता है, उसमें हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या होता है, बल्जिंग हो जाता है। आयोटा के वाल पे भी क्या होता है, बल्जिंग हो जाता है। बल्जिंग होने की वजह से क्या, आउट पाउचिंग ऑफ आयोटा हो जाता है। उसको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मैंने बता दिया। टेम्परेरी हेमीप्लेजिया, प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन होने की वजह से तो हेमीप्लेजिया क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेरी हेमीप्लेजिया। होपफुली पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा जांच करना जरूरी है इसमें हाइपरटेंशन में। मेडिकल सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि उसमें फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हुआ था कि नहीं होता। उसके बाद उसके डायबिटीज टेस्ट के बारे में, जानते हैं कि डायबिटीज है कि नहीं है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट करते हैं डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक ब्लड जांच करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। उसके बाद यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, कल्चर सेंसिटिव टेस्ट करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि सोडियम कंप्लीट ब्लड काउंट करने के बाद उसमें क्या करते हैं, सोडियम का लेवल को देखते हैं कि सोडियम का लेवल डिक्रीज तो नहीं हुआ है। पोटेशियम का लेवल इंक्रीज है तो कितना इंक्रीज हुआ है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज देखते हैं कि हाँ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज क्या है। लिपोप्रोटीन में क्या करते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन सब के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्रेटिनिन के लेवल को देखते हैं हम लोग। उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल को चेक एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस में क्या करते हैं, 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट करते हैं। उसमें देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हाँ कितना हुआ है उसका यूरिन का टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं ईसीजी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखते हैं। ईसीजी करके देखते हैं कि उसके हार्ट का एक्टिविटी क्या है, उसमें कितना है, उसमें ट्रेकिकार्डिया तो नहीं है, मतलब ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो मतलब क्या है। इससे पूरा ईसीजी से पूरा हार्ट की एक्टिविटी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट के अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसमें हम लोग मालूम करते हैं कि इसी चीज से अगर नहीं मालूम चलता है, उसके बाद क्लियर पिक्चर लेने के लिए अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट करवाते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा क्लियर पिक्चर लेना है तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी क्लियर पिक्चर आता है उसमें,
और उसमें मालूम चलता है हार्ट की एक्टिविटी के बारे में दे। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, रेटिना का एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें रेटिना के देखते हैं कि रेटिनोपैथी वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं हो। होपफुली पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाँ हाइपरटेंशन के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, कि उसका क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा दवा देंगे, डाययूरेटिक कब देंगे, बीटा ब्लॉकर्स कब देंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक हम लोग रखते हैं कि हाँ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में ही हम लोग जानेंगे। लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल में देखेंगे और होपफुली पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का फिर इंतजार कीजिए। आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।